हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में जानने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो आपका एक्ट है उसमें कितने शेड्यूल्स हैं उन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं उन सभी शेड्यूल्स के बारे में एक एक करके डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले जान लेते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 10 अप्रैल 1940 को आया। ठीक है, पास किया गया। तो आप बोलेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन 10 अप्रैल 1940 और उसका जो रूल आया एंड इट्स रूल कैम 1945 और इसका जो रूल आया 1945 मतलब 1945 में इसका रूल आया। ठीक है फ्रेंड्स, और यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाने की क्या वजह थी? तो जितने भी इंडिया में जितने भी जैसे सेलिंग का काम, प्रोडक्शन का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन का काम जितने भी हो रहा था, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए लोगों ने सोचा कि उस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जाए। क्योंकि कितना कोई भी ड्रग, अगर मान लीजिए कोई भी ड्रग अगर उसकी क्वांटिटी, उसके जो कंपोजिशन होते हैं, उसको कोई हेर फेर हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो क्या वो ड्रग हार्मफुल हो सकती है फ्रेंड्स? हो सकती है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव ये था कि जितने भी इंडिया में ड्रग से रिलेटेड काम, जैसे दवा से संबंधित जितने भी काम इंडिया में हो रहे, जैसे दवा को क्या करना, सेल करना, दवा को बनाना, दवा को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब लोगों तक पहुंचाना, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आया। और इसका जो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव मतलब इसका लक्ष्य क्या है? टू रेगुलेट मैन्युफैक्चरिंग, सेल, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है फ्रेंड्स, और ड्रग्स के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ठीक है। तो आगे जानते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में लगातार क्या किया गया, उसमें सुधार किए गए। 2 साल, 3 साल, 4 साल एक के बाद जैसे सब्सिक्वेंटली सुधार किए गए। जैसे पहला जो अमेंडेशन आपका हुआ था 1955 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1955 में। अगला 1960 में हुआ, 1962 में हुआ, 1964 में हुआ, फिर 1972 में हुआ, 1982 में हुआ, 1986 में हुआ, 1995 में हुआ, और 2008 में हुआ, 2011 में हुआ, और 2018 में इसके क्या हुए, अमेंडेशन हुए, इसका सुधार हुए। इसमें कुछ ना कुछ सुधार किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें तो आपका क्वेश्चन पहले बनेगा कि सबसे पहला जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का अमेंडेशन कब हुआ पहला? तो क्या बताएंगे? 1955 में, 1955। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। और अब जानते हैं इसके क्या क्या। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को 18 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 18 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, और हर एक इंडिविजुअल पार्ट एक खुद में अपना बुक है, किताब है। तो 18 पार्ट क्या है? किताब है। जो जितने भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को 18 पार्ट में डिवाइड किया गया, वो सभी 18 पार्ट क्या है? किताबें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? अब बात करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। पहला शेड्यूल टू द एक्ट आता है और शेड्यूल टू द रूल आता है। शेड्यूल टू द एक्ट में 2 शेड्यूल आते हैं। शेड्यूल फर्स्ट आता है, शेड्यूल एंड शेड्यूल सेकंड आता है। शेड्यूल फर्स्ट में क्या आता है? जितने भी आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा के जितने भी लिस्ट ऑफ बुक्स होते हैं, जितने भी बुक्स आते हैं, जैसे आयुर्वेदा की बुक, सिद्धा की बुक, यूनानी की बुक, जितने भी बुक्स आते हैं वो शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। और शेड्यूल सेकंड के अंदर का जैसे ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सेलिंग हुआ, प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये सभी कहाँ पे आते हैं? शेड्यूल सेकंड के अंदर आते हैं। तो शेड्यूल फर्स्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे कि लिस्ट ऑफ बुक्स अंडर आयुर्वेदा,
आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो शेड्यूल फर्स्ट है क्या हो गया। और शेड्यूल सेकंड का क्या बोलेंगे कि इट प्रेस्क्राइब्स इट प्रेस्क्राइब्स या इट टेल्स अबाउट सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है फ्रेंड, शेड्यूल सेकंड का बात हो गया, जो किसमें आ रहा है, शेड्यूल टू द एक्ट के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शेड्यूल टू द रूल। शेड्यूल टू द रूल को बात करें तो उसमें उसको कई सारे ABCD के फॉर्म में उसको बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको कई सारे ABCD के फॉर्म में बनाया गया है, जैसे शेड्यूल ABCDEFG ऐसे बनाया गया है और लास्ट में Y तक पहुंचाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक पॉइंट और जान लीजिए कि शेड्यूल E नहीं है, शेड्यूल E नहीं होता है, शेड्यूल L नहीं होता है और शेड्यूल I नहीं होता है, बट शेड्यूल E1 होता है, शेड्यूल L1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, I1 नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझा। तो पहले बात करते हैं शेड्यूल A की। पहले बात करते हैं शेड्यूल A की। शेड्यूल A क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी केमिस्ट शॉप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है ना फ्रेंड्स। तो उस लाइसेंस के बारे में जितने भी जानकारी दी गई है और शेड्यूल A के अंडर दी गई, तो क्या बोलेंगे आप, प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसेस एंड रिन्यूअल इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस एक्ट के शेड्यूल के अंदर क्या आता है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी केमिस्ट शॉप खोलना चाहते हो, उसके लाइसेंस तो चाहिए ना फ्रेंड्स, तो उसके लाइसेंस के बारे में जो जानकारी दी जाती है शेड्यूल A के अंडर दी जाती है। ठीक है, पहला शेड्यूल याद हुआ, समझ में आया। शेड्यूल B की बात करते हैं। शेड्यूल बी में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स या रेट स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स, या मतलब रेट, तो उसको क्या डिफाइन कैसे करेंगे, रेट स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, मतलब सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के द्वारा जितने भी टेस्ट होंगे, एनालिसिस होंगे, ठीक है, उसके लिए क्या रेट, क्या उसमें पैसे लगेंगे, कितने पैसे, उसका फीस कैसा होगा, उसका फीस कितना होना चाहिए, उस सभी को बारे में क्या किया गया है, शेड्यूल B के अंडर बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझना है शेड्यूल B। और शेड्यूल अगला है C। शेड्यूल C क्या कहता है कि लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड स्पेशल प्रोडक्ट हुज डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, मैन्युफैक्चरिंग आर गवर्नड बाय स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, जितने भी बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं ये सब किस में आते हैं, शेड्यूल C के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला आता है C1 भी यही होता है, तो लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आता है D। ठीक है, अगला आता है D क्या बताता है कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, कि ऐसा कोई भी ड्रग जो इम्पोर्ट के प्रोविजन से अलग हो। ठीक है, उस पर कोई भी रूल लागू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, शेड्यूल D के अंदर आते हैं। शेड्यूल, अब बात करते हैं E। हाँ, पहले मैंने बता दिया कि शेड्यूल E नहीं पाया जाता है, शेड्यूल E नहीं होता, बट शेड्यूल E1 होता है। तो क्या शेड्यूल E1 के अंदर क्या आता है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस ड्रग्स अंडर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कि मान लीजिए आप आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, तो हम कहाँ थे फ्रेंड्स, सॉरी कोई आ गया था फ्रेंड्स। तो शेड्यूल E1 की बात करते हैं। शेड्यूल E नहीं पाया जाता है, शेड्यूल E नहीं पाया जाता है, बट शेड्यूल E1 पाया जाता है। ठीक है, होता है। ठीक है, शेड्यूल E क्या आता है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस ड्रग्स अंडर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब आयुर्वेदा के अंदर जितने भी पॉइजनस ड्रग्स आते हैं, सिद्धा के अंदर और यूनानी के अंदर जितने भी पॉइजनस ड्रग्स आते हैं, मतलब जहरीले जो दवाइयाँ आती हैं, वो शेड्यूल E1 के अंडर रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, E1 याद हो गया। तो अगला चलते हैं, E के बाद क्या आता है, F। EABCDEF आता है ना, F की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं F। तो F क्या कहता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेटिंग एंड रनिंग ब्लड बैंक। आप मान लीजिए कोई भी ब्लड बैंक आप खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, तो उसके बारे में कहाँ बताया गया है, शेड्यूल F के अंदर बताया गया। अब शेड्यूल F को भी 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, F1, F2, F3 एंड FF। ठीक है, तो पहले बात करते हैं शेड्यूल F1।
क्या करता है, लिस्ट ऑफ सेरा एंड वैक्सीन। शेड्यूल एफ में क्या आते हैं, शेड्यूल एफ 1 में क्या आते हैं, शेड्यूल एफ 1 में जितने भी वैक्सीन आते हैं, सेरा वैक्सीन आते हैं, सब क्या आते हैं, शेड्यूल एफ 1 के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा बात करते हैं शेड्यूल एफ 2। शेड्यूल एफ 2 क्या कहता है कि स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग जो होती है उसके लिए भी क्या क्या उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और शेड्यूल एफ 2 के अंडर आते हैं। और अगला बात करते हैं शेड्यूल एफ 3। शेड्यूल एफ 3 क्या कहता है, स्टैंडर्ड्स फॉर, ठीक है, एम्बिलिकल टिप्स। एम्बिलिकल टिप्स मतलब जो आपका एम्बिलिकल टिप्स होती हैं, जो प्रेगनेंसी में आती हैं, क्या होती हैं, जो क्या आपके क्या कहते हैं, आप एक बच्चे के गर्भनाल जो कहते हैं उसी में कुछ से टिप्स लगाते हैं, तो उसी को अम्बिलिकल टिप्स। तो अम्बिलिकल टिप्स जो आती हैं और शेड्यूल एफ 3 के अंडर आती हैं। ठीक है। अगला बात करते हैं शेड्यूल एफ। ठीक है। शेड्यूल एफ की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड्स फॉर, ठीक है, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। जितने भी आँख के दवाइयाँ बनाई जाती हैं, आँख से रिलेटेड जितने भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं उस सभी के बारे में कहाँ बताया गया, शेड्यूल एफ के अंदर बताया गया है। ठीक है। अब शेड्यूल एफ के बाद क्या आएगा, एफ जी। एफ के बाद जी आता है ना, तो जी की बात करते हैं। तो जी के आप क्या बताएंगे कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, मतलब मेडिकल सुपरविजन के अंदर जितने भी ड्रग्स आते हैं शेड्यूल जी के अंडर आते हैं। तो इसमें कौन कौन से ड्रग आ सकते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स, जितने भी एंटी कैंसर ड्रग्स आते हैं, जैसे थायोटेपा, बुसल्फान हुआ, और एस्ट्रोजन हुआ, टेस्टोस्टेरोन हुआ, ये जब जितने भी ड्रग्स आते हैं वो सब किस में आते हैं, शेड्यूल जी के अंदर आते हैं। जितने भी एंटी कैंसर ड्रग्स आते हैं शेड्यूल जी के अंडर आते हैं। और जितने और इंसुलिन हुआ, मेटफॉर्मिन जो ड्रग्स आता है टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसी डायबिटीज़ होती है जिसमें आपका इंसुलिन तो बनता है, अच्छा खासा लेवल में बनता है, पर इंसुलिन इतनी पोटेंट नहीं होती है जो क्या कर सके, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर सके ग्लाइकोजन में और स्टोर कर सके लीवर में। ठीक है फ्रेंड्स, उतनी पोटेंट नहीं पाती, इसीलिए इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ को इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, पर इसमें इंसुलिन का कोई भी रोल नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक दवा यूज़ करते हैं। इसके लिए कई सारी दवा है, पर जो मेन दवा फर्स्ट लाइन की जो दवा है, ड्रग है, उसका नाम है मेटफॉर्मिन। ठीक है फ्रेंड्स, वो किस शेड्यूल के अंदर आता है, शेड्यूल जी के अंदर आता है। अब बात करते हैं शेड्यूल एच। शेड्यूल एच क्या पता है, जितने भी प्रेस्क्राइब ड्रग्स आते हैं, लिस्ट ऑफ प्रेस्क्राइब ड्रग्स जितने भी होते हैं शेड्यूल एच के अंदर आते हैं। इसमें कौन कौन से ड्रग आ सकते हैं, जैसे जितने भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हुआ, एंटी डिप्रेसेंट जैसे इमिट्रिप्टालिन, नॉरट्रिप्टालिन, ये सब जितने भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हुआ, एंटीसाइकोटिक जैसे क्लोरप्रोमेथाजिन, ट्राइफ्लोरोमेथाजिन, जितने भी ड्रग्स आते हैं। और अगला और एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, जितने भी एंटीबायोटिक हुआ, एनाल्जेसिक हुआ, एंटीसाइकोटिक हुआ, एंटी डिप्रेशन, जितने भी ड्रग्स आते हैं शेड्यूल एच के अंदर आते हैं। ठीक है, शेड्यूल एच के अंदर एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक जितने भी ड्रग्स आते हैं वो शेड्यूल एच के अंडर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या आएगा, GH आई आएगा ना फ्रेंड्स, आई पर, बट मैंने पहले बता दिया कि शेड्यूल आई नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अगला बात करते हैं शेड्यूल जी के बारे में। आई के बाद आएगा जी। तो ये क्या होता है, लिस्ट ऑफ इनक्यूरेबल डिसीज, मतलब ऐसी कोई भी डिसीज जिसका कोई इलाज ना हो, जैसे जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, बट उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको केवल कंट्रोल किया जा सकता है, उसको परमानेंट ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे आपको जैसे कैंसर हुआ, कैंसर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और HIV कंट्रोल कर सकते हैं, अस्थमा कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब जितने भी डिसीज है वो आपका शेड्यूल किस में आएंगे, शेड्यूल किस में आएंगे, जे में आएगा, शेड्यूल जे में आएंगे। शेड्यूल जे के बाद कौन सा आता है, जे के आता है ना फ्रेंड्स। इसमें क्या बताएंगे, लिस्ट ऑफ ड्रग्स से एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इसमें क्या बताएगा, जितने भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग होता है उससे क्या हट के आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका डेफिनेशन कैसे बताएंगे शेड्यूल के बारे में, तो बताएंगे लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है,
क्या जे कौन सा बात किया, आई जे जे के हो गया। अब यल की बात करते हैं। हम पहले बता दिया कि यल नहीं होता है, L1 होता है। L1 पर होता है क्या, L1 क्या होता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है L1 क्या होता है, यल नहीं होता है, L1 होता है। क्या होता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। यल हो गया, यल है, फिर क्या क्या आई जे के यल यम आएगा ना फ्रेंड्स। इसके बाद आएगा आपका यम। तो यम क्या होता है कि रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइजेस प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी फैक्ट्री प्रीमाइजेस, जितने भी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में जितने भी सामान लगेंगे, प्लांट लगेंगे, इक्विपमेंट लगेंगे, उस सभी को इसमें बताया गया। ठीक है। और शेड्यूल यम को हम जीएमपी के नाम से भी जानते हैं। तो शेड्यूल यम को हम जीएमपी के नाम से भी जानते हैं। जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। और अगला है आपका आपका आता है यम1। ठीक है। इसमें भी क्या वही होता है, बस लास्ट में क्या जोड़ना है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले आप सेंटेंस सुनिए। आपका सेंटेंस है कि रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक्स मेडिसिन। लास्ट में क्या जोड़ना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन यम1 में। और यम2 में लास्ट में क्या जोड़ना है बता रहा हूँ, देखिए सुनिए। तो रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। यम1 में क्या बोलना है, होम्योपैथिक मेडिसिन। यम2 में क्या बोलना है, कॉस्मेटिक। यम3 में क्या बोलना है, यम3 भी होता है। यम3 में क्या बोलना है, मेडिकल डिवाइसेस। तो आप बताएंगे रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइजेस एंड मेडिकल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है फ्रेंड। का यम1 और यम2 और यम3 शेड्यूल तक बात हो गया फ्रेंड। ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं शेड्यूल एन के बारे में। ठीक है। तो शेड्यूल एन क्या कहता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर रनिंग ए एफिशिएंट फार्मेसी। मतलब आप एक एफिशिएंट फार्मेसी यदि चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो किस शेड्यूल में बताया था, शेड्यूल एन के अंडर बताया गया है। ठीक है। एन के बाद आपका आता है MNO आता है फ्रेंड। ठीक है। क्या आता है, ओ आता है। तो शेड्यूल ओ में क्या आता है, क्या बताया गया है कि ये स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। जैसे डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स में क्या क्या आते हैं, जैसे लाइजोल हुआ, फिनॉल हुआ, जितने भी डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स आते हैं। और शेड्यूल किस में आते हैं, ओ के अंडर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और शेड्यूल ओ समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो अगला बात करते हैं शेड्यूल पी की बात करते हैं। शेड्यूल पी क्या करता है, तो लिस्ट ऑफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। इसमें क्या ड्रग्स के कितने क्या क्या पीरियड होते हैं, कितने कितने समय होते हैं, उसको कितने किस में रखा गया, शेड्यूल पी में रखा गया। और शेड्यूल पी अगला है शेड्यूल P1। ठीक है। तो P1 क्या बोलता है, पैक साइज ऑफ द ड्रग। क्या बोलता है, पैक साइज ऑफ द ड्रग्स P1। ठीक है। समझना है। तो अगला शेड्यूल आपका है आपका क्यू को दो पार्ट में बांटा गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 क्या बोलता है, लिस्ट तो लिस्ट ऑफ डाई कलर पिगमेंट परमिटेड इन सोप एंड कॉस्मेटिक। सोप और कॉस्मेटिक में जितने भी डाई कलर पिगमेंट परमिट किए गए हैं उसको किस में रखा गया, शेड्यूल के क्यू के पार्ट 1 में। अगला है पार्ट 2। पार्ट 2 क्या बोलता है कि लिस्ट ऑफ कलर, बस क्या, लिस्ट ऑफ कलर परमिटेड इन सोप। क्या बोला मैंने, लिस्ट ऑफ कलर परमिटेड इन सोप। ये क्या है, पार्ट 2 है। ठीक है फ्रेंड। क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू के बाद क्या आएगा, यस आएगा फ्रेंड। ठीक। क्या होता है, पी क्यू आर आएगा फ्रेंड, सॉरी आर आएगा। तो आर क्या बोलता है कि आर बोलता है कि स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जैसे जो आपके प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो जाएगा आपका जैसे कंडोम्स। ठीक है। कंडोम्स आपका एग्जांपल है आपका मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आपका आता है। ठीक है। सहेली हुआ, क्या हुआ, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव में आते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो क्या बोलता है R1, तो आर क्या बोलता है, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। और अगला है आपका R1। ठीक है। R1 क्या बोलता है, R1 बोलता है आपका स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस। R1। आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद आएगा यस क्या बोलता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक ड्रग्स। क्या बोलता है यस क्या बोलता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक ड्रग्स। और यस हो गया। अब इसके बाद आएगा टी क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री प्रीमाइजेस एंड हाइजीनिक कंडीशन फॉर आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कि
की फैक्ट्री प्रीमाइजेस क्या क्या चाहिए, कि फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में क्या क्या सामान लगेगा, वो उसमें बताया गया है। और आयुर्वेदा, सिद्धा, जितने भी ड्रग्स हैं उनके लिए हाइजीनिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए, इसको किसमें बताया गया, शेड्यूल टी में बताया गया। ठीक है फ्रेंड, टी के बाद कौन शेड्यूल आएगा, शेड्यूल आएगा यू आएगा। ठीक है, शेड्यूल को आएगा यू। तो पहला U1 है, पहला बात करते हैं U1 बात करते हैं, क्या बोलेंगे, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है कि पार्टिकुलर टू बी सोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, U1 है। U2 क्या है, U2 भी लगभग सेम ही है। ठीक है, क्या होता है कि पार्टिकुलर टू बी सोन इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा U2। U के बाद क्या आएगा, B आएगा। ठीक है फ्रेंड, B क्या बोलता है, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। जितने भी पेटेंट मेडिसिन होती हैं उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स होती हैं किसमें बताया गया, शेड्यूल B में बताया गया। ठीक है, अगला आपका शेड्यूल है W में क्या बताया गया है कि ड्रग मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली, मतलब जो जितने भी ड्रग जेनरिक नेम वाले होते हैं शेड्यूल भी W के अंडर बताए गए हैं। ठीक है, W के बाद आता है शेड्यूल X के बारे में। ठीक है, शेड्यूल X क्या बोलता है कि लिस्ट ऑफ नारकोटिक साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। ठीक है, नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स फॉर विच स्पेशल कंट्रोल हैज़ बीन लेड डाउन, जिसके लिए स्पेशल कंट्रोल बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो X में क्या आता है, लिस्ट ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आते हैं किसमें, शेड्यूल किसमें, X में। और अगला है आपका शेड्यूल Y। ठीक है, तो अगला है आपका शेड्यूल वाइज जो बोलता है स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किस पे करते हैं, हम एनिमल के ऊपर करते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल्स किस पे करते हैं, ह्यूमन के ऊपर की जाती है, हम लोगों के ऊपर की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके डिफरेंट टाइप के शेड्यूल्स हो गए जो शेड्यूल टू द रूल के अंदर आते हैं। और शेड्यूल टू द रूल किसके अंडर आता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया। और बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या सुधार किए गए। तो पहला जो सुधार किया गया तो उसमें पहले जो सुधार किया गया तो 1955 में ही किया गया ना। तो हम बात करते हैं 1982 शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1982 में क्या किया गया, शेड्यूल I, हमने क्या बताया कि शेड्यूल I, E और L नहीं होता है, तो शेड्यूल I, E, L को हटा दिया गया। तो शेड्यूल I, E, L वेयर ड्रॉप्ड, मतलब हटा दिया गया। और शेड्यूल G and H को रिवाइज किया गया और शेड्यूल X को ऐड किया गया। तो शेड्यूल G and H वेयर रिवाइज्ड एंड शेड्यूल X वाज एडेड। तो 1982 में क्या किया गया, शेड्यूल I, E एंड L को हटा दिया गया, GH को फिर से रिवाइज किया गया, फिर से मतलब उस पर कुछ ना कुछ आकलन किया गया, और X को क्या किया, ऐड किया गया 1982 में। 1982 की बात है। तो अगला सन चलता, अगला बात करते हैं तो 1988 की बात करते हैं। तो 1988 में क्या हुआ कि शेड्यूल M को GMP में बताया गया कि कहा गया कि इसको GMP के नाम से भी जाना जाएगा, और शेड्यूल Y को इसमें ऐड किया गया, किसमें, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को एक्ट में ऐड किया गया। ठीक है, तो 1988 में क्या हुआ, शेड्यूल M को GMP के नाम से जाना गया और शेड्यूल Y को ऐड किया गया 1988 में। कहाँ ऐड किया गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। ठीक है, 1988 की बात हो गई। अब 2000 की बात करते हैं, सन 2000 की बात करते हैं। उसमें क्या गया, शेड्यूल T को ऐड किया गया। कब, 2000 में शेड्यूल T को ऐड किया गया। और 2011 की बात करते हैं तो 2011 में शेड्यूल H को ऐड किया गया। ठीक है, 2011 में क्या किया गया, शेड्यूल H को ऐड किया गया। ठीक है फ्रेंड, और शेड्यूल H तो हमने बता दिया है कि जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं उनका जो मिसयूज होता है उनको रोकने के लिए जितनी भी क्या होती हैं प्रोसीजर और जितने भी इसके इंस्ट्रक्शन होते हैं शेड्यूल H के अंदर बताए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आएगा। तो हमारा कुछ क्वेश्चन बनता तो है, तो हम पूछ रहे हैं कि एंटी कैंसर, इंसुलिन और मेटफॉर्मिन किस शेड्यूल के अंडर आते हैं। ठीक है, आपको बताना है। और बताना है आपको कि एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग किस में आते हैं, किस शेड्यूल के अंडर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।